हाँ जी। वंदे मातरम। हमने पीछे नेपोलियन का जो टॉपिक उठाया था उसका एक वीडियो हमने बनाया था और उसमें नेपोलियन के सम्राट बनने से पहले तक की हमने बातें की थी। आज के वीडियो में हम लोग नेपोलियन के उत्कर्ष की बात करेंगे कि किस प्रकार से नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और उसके बाद में किस तरह से नेपोलियन ने यूरोप में फ्रांस की प्रतिष्ठा और प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया। इस आज के टॉपिक को थोड़ा सा पीछे से हम शुरू करेंगे क्योंकि इसमें फ्रांस के विरुद्ध कुछ सैनिक गठबंधन बनते हैं अलग अलग देशों के द्वारा। उन गठबंधनों को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, पहले उनकी बात करेंगे। उनको समझे बिना कहीं ना कहीं हम नेपोलियन के अभियानों को समझ नहीं सकते। तो किस प्रकार से नेपोलियन सम्राट बनता है और किस प्रकार से उसने फ्रांस की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास किया, यह सारी बात हम इसमें करेंगे। हमने पहले भी बात की थी, क्रांति के समय में फ्रांस के सामने या फ्रांस के लिए दो समस्याएं थी। एक फ्रांस के आंतरिक मामलों की समस्या थी। आंतरिक मामलों में कुछ लोग क्रांति के विरोधी थे और अराजकता की स्थिति फ्रांस में बनी हुई थी। इसी प्रकार से फ्रांस के बाहर कई अन्य देश जो थे, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, इन ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश राजतंत्रों ने एक बार फिर से फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास शुरू किए थे और फ्रांस के विरुद्ध आक्रमणों की घोषणा की थी। तो हम वहां से एक बार इस कहानी को शुरू करेंगे, फिर इसके बाद में किस प्रकार से नेपोलियन इनका सामना करता है वो वाली बात हम करेंगे। फ्रांस की क्रांति के समय हमने पढ़ा था कि जिस समय नेशनल असेंबली अपना काम कर रही थी संविधान बनाने का, तो उस समय फ्रांस के शासक लुईस सोल्वे की रानी मैरी अंतुआनेत ने ऑस्ट्रिया से सहायता मांगी थी, क्योंकि मैरी अंतुआनेत जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया के शासक लियोपोल्ड से सहायता मांगी थी। और ऑस्ट्रिया ने पर्सा के साथ में मिलकर पिलनित्ज नामक स्थान पर घोषणा की थी कि ये दोनों मिलकर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे। तो हम बात जो शुरू करेंगे आज की, वो बात शुरू करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ पिलनित्ज यानी पिलनित्ज की घोषणा से। तो पिलनित्ज की घोषणा हमने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। और यहीं से आगे हम कहानी को बढ़ाएंगे। पिलनित्ज में दोनों देशों ने फ्रांस के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा की 1792 में। ये दो देश थे, एक था ऑस्ट्रिया और एक था पर्सा। सत्रह में इनके साथ में शामिल कुछ और देश होते हैं और ये देश थे इंग्लैंड, हॉलैंड, सार्डिनिया, ये वाले स्टेट और थे। सार्डिनिया इटली की एक रियासत थी, क्योंकि इस समय इटली जैसा कोई देश नहीं था। अलग अलग रियासतों को मिलाकर इटली का निर्माण किया जाएगा। जो हम लोग इटली के एकीकरण में जब पढ़ेंगे तब सार्डिनिया के बारे में और ज्यादा आपकी समझ विकसित होगी। फिलहाल हम लोग यहां पर सार्डिनिया की बात कर रहे हैं। इन सब ने मिलकर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी 1793 में। हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि नेपोलियन ने 1793 में टूलो बंदरगाह से ब्रिटिशर्स को भगा दिया था, ब्रिटिशर्स को निकाल दिया था, जो नेपोलियन के सैनिक उपलब्धियों की सबसे बड़ी पहली उपलब्धि थी। और इस उपलब्धि के बाद में नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बनाया जाता है। इसके बाद में 1795 में नेपोलियन ने पेरिस की जनता को काबू में किया था और फिर नेपोलियन को दो देशों के खिलाफ भेजा गया था। यानी नेपोलियन एक अभियान के लिए जाता है
1796-97 में, और वो जाता है ऑस्ट्रिया और इटली के खिलाफ। इटली यानी सार्डिनिया। तो 1796-97 में जो नेपोलियन का अभियान था वो स्पेशली पहले इटली जाता है, और ये दो देशों के खिलाफ है, इटली और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। हम एक बात और पढ़ते हैं कि रोजेटा पत्थर जो था, जो प्राचीन मिस्र की जानकारी देता है, वो भी आगे हम बात करेंगे इन्हीं अभियानों में से सामने निकल के आएगा। इससे पहले रोजेटा पत्थर का लोगों को पता ही नहीं था। तो पहले इटली अभियान पर गया, ऑस्ट्रिया और इटली अभियान के लिए नेपोलियन जाता है, इटली की रियासतों पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद में इटली की जो रियासत थी सार्डिनिया, उसने नेपोलियन को दो क्षेत्र दिए थे, और वो क्षेत्र थे सेवोय और एक और क्षेत्र था नीस। ये दोनों क्षेत्र फ्रांस को सार्डिनिया ने दे दिए थे। उसके बाद में नेपोलियन ऑस्ट्रिया को पराजित करता है, और ऑस्ट्रिया पराजित होने के बाद में नेपोलियन के साथ में एक संधि करता है, और वो संधि थी कैंपो फॉर्मिया की संधि। कुल मिला के दो देशों के विरुद्ध, या इस कोलिशन में जो फर्स्ट कोलिशन कहलाया, ये सारे देश मिलकर इनका जो गठबंधन कहलाया था, इसको बोला गया था फर्स्ट कोलिशन। इनमें से दो देशों के विरुद्ध या दो क्षेत्रों के विरुद्ध नेपोलियन ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। सार्डिनिया से सेवोय और नीस छीन लिए, और ऑस्ट्रिया को कैंपो फॉर्मियो की संधि करने के लिए मजबूर किया। इन देशों में सबसे मजबूत देश कोई था तो वो था इंग्लैंड। तो नेपोलियन इसी अभियान या इसी फर्स्ट कोएलिशन का सामना करने के लिए अगला जो चरण उठाता है या अगला जो कदम उठाता है, वो था इंग्लैंड के विरुद्ध कार्रवाई करना। नेपोलियन इस बात को समझता था कि इंग्लैंड की ताकत का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो उसका पूर्वी औपनिवेशिक साम्राज्य है, जैसे भारत। इसलिए नेपोलियन इंग्लैंड से डायरेक्ट नहीं भिड़ के और आक्रमण उन क्षेत्रों पर करता है या उन क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करता है, जिससे कि पूर्वी क्षेत्रों में जाने के लिए या पूर्वी उपनिवेश जो थे इंग्लैंड के, वहां पर बैरियर उत्पन्न करे, वहां पर बाधा उत्पन्न करे। इसलिए नेपोलियन 1798-99 में एक अगले अभियान पर जाता है, और वो अभियान था मिस्र अभियान, यानी इजिप्ट के ऊपर वो आक्रमण करता है। इजिप्ट के ऊपर आक्रमण के पीछे क्या कारण रहे होंगे, हम लोग एक बार नक्शे में उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि यहां पर इंग्लैंड है और इंग्लैंड का जो साम्राज्य है वो यहां पर है, तो इंग्लैंड को इस साम्राज्य तक पहुंचने के लिए बीच में अगर कोई क्षेत्र है जहां पर अगर पकड़ बने तो वो ये वाला क्षेत्र है। अगर इस वाले क्षेत्र पर नेपोलियन अपना प्रभाव जमा ले तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को पूर्व में जाने में दिक्कत होगी। उसका जो पूर्वी साम्राज्य जो होगा, उपनिवेश जो होंगे, उनमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, उसका व्यापार भी कमजोर हो जाएगा, और इन उपनिवेशों से जो फायदा इंग्लैंड को होता था वो भी समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद में इंग्लैंड कमजोर हो सकता है। इसलिए नेपोलियन ने इजिप्ट के ऊपर आक्रमण किया, यानी मिस्र के ऊपर आक्रमण किया। सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया को उसने जीता, उसके बाद में काहिरा जो था उसको उसने जीता। पिरामिडों के युद्ध में मिस्र की सेना को पराजित किया उसने। लेकिन इसी समय यहां पर अबूकर की खाड़ी में नेपोलियन इंग्लैंड की नौसेना से पराजित हो जाता है, और इंग्लैंड की नौसेना का जो इस समय नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था एडमिरल नेल्सन, यानी जो जल सेना अध्यक्ष था उसका नाम था नेल्सन। तो नेल्सन से नेपोलियन पराजित हो जाता है। जब इस बात की सूचना कि इजिप्ट के ऊपर नेपोलियन ने आक्रमण कर देता है तो इसका पता तुर्की को चला, क्योंकि तुर्की की अधीनता में ही इजिप्ट था। तो तुर्की ने भी
फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और जैसे ही तुर्की ने घोषणा की, नेपोलियन ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया, जो तुर्की का क्षेत्र हुआ करता था। सीरिया को जीतने के बाद बिना अधिकार किए नेपोलियन वापस इजिप्ट आता है। जिस समय यह इजिप्ट आया था, यानी मिस्र आया था, उस समय से सूचना मिली कि डायरेक्टरी बहुत ज्यादा निर्बल पड़ चुकी है, क्योंकि इस समय फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन था, जिसे 5 डायरेक्टर्स मिलकर चलाया करते थे। और डायरेक्टरी का शासनकाल अपने भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था या कुख्यात था। इसलिए अब नेपोलियन वापस मिस्र आया, और मिस्र में आने के बाद में पता चला कि जो उपलब्धियां उसने इटली में प्राप्त की थी, वो सारी उपलब्धियां अब छीनी जा चुकी है इन देशों के द्वारा, फर्स्ट कोएलिशन के द्वारा। इसी समय इंग्लैंड ने एक और काम किया, क्योंकि फर्स्ट कोएलिशन जो था वो समाप्त हो गया था, प्रभावी नहीं बचा था, क्योंकि नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, इनको पराजित कर दिया था। इंग्लैंड अब अकेला बचा हुआ था। तो ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कोएलिशन जो था वो कमजोर पड़ चुका था। इसलिए जिस समय नेपोलियन इस अभियान पर है, उस समय इंग्लैंड ने दूसरे कोएलिशन का निर्माण किया। यानी दूसरे गठबंधन का निर्माण किया। और इस गठबंधन में जो देश शामिल थे वो था इंग्लैंड, एक था ऑस्ट्रिया और एक था रशिया। ऐसी परिस्थितियों में नेपोलियन इजिप्ट यानी मिस्र में है। अपनी सेना को बीच में ही मिस्र छोड़कर नेपोलियन वापस फ्रांस आता है। फ्रांस की जनता ने नेपोलियन का स्वागत किया था, हमने पिछले वीडियो में बात की थी। नेपोलियन डायरेक्टरी को उखाड़ फेंकता है नवंबर 1799 में, जिसे ब्रूमेयर कू कहा गया था। और डायरेक्टरी को उखाड़ने के बाद एक नई प्रकार की सरकार का गठन करता है, जिसको कंस्यूलेट गवर्नमेंट कहा गया था, जिसमें 3 कौंसल हुआ करते थे। फर्स्ट कौंसल के पद पर नेपोलियन नियुक्त हुआ। नेपोलियन ने प्लेबिसाइट करवाया और 99% से ऊपर लोगों ने नेपोलियन के पक्ष में मतदान किया। तो 1799 में नेपोलियन फर्स्ट कौंसल बन चुका था। अब नेपोलियन के सामने यह बड़ी समस्या थी। इसके अलावा 1802 में नेपोलियन को आजीवन फर्स्ट कौंसल बनाया जाता है, और हम बाद में बात करेंगे 1804 में नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बना दिया जाएगा। लेकिन इन घटनाओं से पहले हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। नेपोलियन ने फिर एक बार आक्रमण किया, सबसे पहले ऑस्ट्रिया के ऊपर। यह जो फर्स्ट कोएलिशन जो था उसका कमजोर पड़ने के बाद में सेकंड कोएलिशन का जो निर्माण हुआ, इस समय पर भी, क्योंकि उस समय पे भी हमने पढ़ा था कि यहां पर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया था उसने, और ऑस्ट्रिया को उसने पराजित कर दिया था, और ऑस्ट्रिया को एक संधि करनी पड़ी थी, और वो संधि थी कैंपो फॉर्मिया की संधि। सेकंड कोएलिशन में भी नेपोलियन पहले ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण करेगा, और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद में 1801 में ऑस्ट्रिया को एक संधि करनी पड़ी थी, जिसको कहा गया था ट्रीटी ऑफ ल्यूनविले। इस प्रकार से इस गठबंधन के एक देश को, एक राज्य को नेपोलियन पराजित कर चुका है। जैसे ही ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और उसने नेपोलियन के साथ में संधि की, उसी के साथ में रूस इस गठबंधन को छोड़कर चला जाता है। अब बचा एक देश, और वो देश था इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ में नेपोलियन ने संधि की 1802 में, और वो संधि थी ट्रीटी ऑफ अमीन्स। यानी अमीन्स की संधि इंग्लैंड के साथ में की। कुल मिला के कुछ समय के लिए इंग्लैंड के साथ में शांति की स्थापना हो चुकी थी, या इंग्लैंड के साथ में संधि हो चुकी थी, और नेपोलियन को इंग्लैंड ने पहली बार मान्यता दी, उसकी सरकार को पहली बार मान्यता दी। सेकंड कोएलिशन
भी नेपोलियन का अंत नहीं कर पाया और इस सेकंड कोलिशन को कुछ समय के लिए नेपोलियन ने कंट्रोल किया। 1804 में नेपोलियन सम्राट बनता है, लेकिन उससे पहले ही थर्ड कोलिशन का निर्माण हो जाता है। थर्ड कोलिशन का निर्माण करने वाला देश एक बार फिर से इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने नेपोलियन के सामने शर्तें रखी 1803 में कि एक तो हॉलैंड और स्विट्जरलैंड को नेपोलियन खाली करे, माल्टा बंदरगाह जो इटली के दक्षिण में था वो 10 साल के लिए इंग्लैंड को दिया जाए, और सार्डिनिया रियासत से जो पिडमोंट क्षेत्र नेपोलियन ने छीन लिया था, उस पिडमोंट क्षेत्र के बदले सार्डिनिया को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ ना कुछ राशि नेपोलियन यानी फ्रांस दे। ये शर्तें इंग्लैंड ने नेपोलियन के सामने रखी। नेपोलियन ने इन शर्तों को मानने से मना कर दिया और इस प्रकार से इंग्लैंड ने तीसरे कोलिशन का निर्माण किया, जिसमें जो शामिल देश थे वो थे, एक तो इंग्लैंड खुद है, एक ऑस्ट्रिया है और एक रूस था, और एक और देश था स्वीडन, कुछ इटली की रियासतें थी जिसमें नेपल्स और सिसिली। इनको मिलाकर तीसरे गठबंधन या कोलिशन का निर्माण इंग्लैंड के नेतृत्व में हुआ। 1804 में नेपोलियन सम्राट बनता है। फ्रांस के नेत्रोदा में गिरजाघर में पोप पायस 7 के द्वारा नेपोलियन के राज्याभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था। पोप पायस 7 जैसे ही नेपोलियन को राज मुकुट पहनाने वाले थे, नेपोलियन ने पोप पायस 7 के हाथों से वो राज मुकुट लेते हुए कहा कि मैंने फ्रांस का राज मुकुट धूल में पड़ा हुआ पाया, जिसे मैंने अपनी तलवार की नोक से उठाया, तो इसे पहनाने का श्रेय मैं दूसरे को क्यों दूं। यानी कुल मिला के 1804 में एक बार फिर से जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट के द्वारा नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। और फ्रांस का सम्राट बनने के बाद नेपोलियन के पास में सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो फ्रांस की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करे। ये जो कोलिशंस उसके खिलाफ बन रहे थे, जो गठबंधन उसके खिलाफ बन रहे थे, उनके खिलाफ युद्ध लड़े। एक बार फिर सम्राट बनने के बाद में नेपोलियन इन कोलिशंस के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करता है। एक बार फिर नेपोलियन जिस देश के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करता है वो देश था ऑस्ट्रिया। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण किया और 20 अक्टूबर 1805 को ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद उसने उल्म के ऊपर अधिकार कर लिया। लेकिन इस सफलता के एक दिन बाद इंग्लैंड से पराजित हुआ, यानी 21 अक्टूबर 1805 को नेपोलियन एक जल युद्ध में पराजित हुआ, और वो जल युद्ध था ट्राफलगर का जल युद्ध, यानी बैटल ऑफ ट्राफलगर। तो ट्राफलगर के युद्ध में नेपोलियन यानी फ्रांस और स्पेन की संयुक्त सेनाएं पराजित होती है, और नेपोलियन ने इस युद्ध के बाद में यह डिसीजन ले लिया था कि इंग्लैंड के साथ में सीधा जल युद्ध नहीं लड़ना है, क्योंकि इससे पहले अबूकर की खाड़ी में पराजित हो चुका था। इस बार फिर ट्राफलगर में नेपोलियन की सेनाएं बुरी तरह से पराजित होती है, क्योंकि नौसेना के मामले में इंग्लैंड इस समय बहुत ताकतवर था। ट्राफलगर में हालांकि नेपोलियन पराजित हो गया, लेकिन एक अच्छा परिणाम यह निकला कि इंग्लैंड का जो नौसेनाध्यक्ष था, जिसका नाम था नेल्सन इस युद्ध में मारा गया, जो एक थोड़ी बहुत राहत की सांस नेपोलियन के लिए थी। तो ट्राफलगर के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ। इससे पहले ऑस्ट्रिया को उसने पराजित कर दिया था और उल्म पर अधिकार कर लिया था।
इस युद्ध के बाद में अगला युद्ध होता है बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज। 1805 में ही यह युद्ध लड़ा गया। ऑस्ट्रेलिड्स के युद्ध में नेपोलियन ऑस्ट्रिया और रसिया दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित करता है, यानी ऑस्ट्रिया और रसिया की सेनाएं थी इसमें। कुल मिला के हम बात करें तो तीन बड़े सम्राट लड़ रहे थे, फ्रांस की ओर से नेपोलियन, ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस और रसिया का अलेक्जेंडर। इसलिए इसे तीन सम्राटों का युद्ध भी कहा गया। और इस नेपोलियन ने इन दोनों सेनाओं को बुरी तरह से पराजित किया और ऑस्ट्रिया को इस युद्ध के बाद में नेपोलियन के साथ में एक संधि करनी पड़ी, जिसे प्रेसबर्ग की संधि कहा जाता है। इस संधि के बाद नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया, यानी नेपोलियन किंग मेकर बन गया, क्योंकि अब नेपोलियन अपनी मर्जी से राज्यों का निर्माण कर रहा था और वहां पर अपनी पसंद के राजाओं को नियुक्त कर रहा था। जैसे इस संधि के बाद में उसने नेपल्स का शासक बनाया अपने भाई को, जेरोम बोनापार्ट को, जो दक्षिणी इटली में था। उसने उत्तरी इटली में स्थित लुक्का का शासक बनाया अपनी बहन एलिस को। इसी प्रकार से उसने हॉलैंड का शासक अपने भाई लुई को बनाया और अपने सौतेले पुत्र यूजिन को उसने इटली की रियासतों का वायसराय नियुक्त किया। यूजिन वही है जो जोसेफ राजा बना रहा था। वो इस संधि के बाद एक और काम उसने किया कि 16 रियासतों को मिलाकर, जर्मनी की 16 रियासतों को मिलाने के बाद में एक संघ बनाया, जिसे राइन संघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ राइन का निर्माण किया, जिसमें 16 रियासतें शामिल थी। इनमें 2 रियासतें महत्वपूर्ण थी, एक बेवरिया और एक वार्टबर्ग। ये दोनों रियासतें नेपोलियन का सहयोग कर रही थी और इन 2 रियासतों के साथ में 14 और यानी टोटल 16 रियासतों को मिलाकर नेपोलियन ने राइन का निर्माण किया, यानी राइन का निर्माण उसने कर दिया। और इस कन्फेडरेशन का संरक्षक जो होगा वो नेपोलियन होगा। इस प्रकार की व्यवस्था उसने कर दी। 6 अगस्त 1806 को उसने पवित्र रोमन साम्राज्य को भी खत्म कर दिया। जो हजारों वर्ष से चला आ रहा था रोमन साम्राज्य, इस रोमन साम्राज्य को खत्म किया। इस समय रोमन सम्राट जो होता था वो ऑस्ट्रिया का शासक होता था और ऑस्ट्रिया को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसे रोमन सम्राट का पद त्यागना पड़ा। यानी कुल मिला के रोमन साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत नेपोलियन ने इस समय कर दिया था। आगे हम लोग जब जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि वहां पर नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीय भावनाओं का उदय करने वाला कोई आदमी था तो वो नेपोलियन था। जैसे हमने बात की, जर्मनी की 16 रियासतों को मिलाकर एक राइन राज्य संघ का निर्माण किया। इसी प्रकार से इटली की रियासतों में भी राष्ट्रीय भावनाओं का उदय नेपोलियन के कारण होगा। तो ये बात वहां पर जब हम लोग जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ेंगे तो प्रेसबर्ग की संधि नेपोलियन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई। अब ऑस्ट्रिया पराजित हो चुका है, नेपल्स और सिसिली को पराजित कर चुके हैं, स्वीडन का कोई बहुत ज्यादा रोल था नहीं। रसिया से, हालांकि रसिया को
यहां पर ऑस्ट्रिया के साथ में पराजित किया है, लेकिन अलग से और पराजित करेगा। और एक देश यहां पर बच रहा है, इंग्लैंड। कुल मिला के अब अगला जो उसका टारगेट होगा नेपोलियन का, वो रहेगा रूस। रूस के खिलाफ जो योजना बनाई गई थी नेपोलियन के द्वारा, रूस के ऊपर आक्रमण किया गया और 2 युद्ध लड़े गए। एक तो बैटल ऑफ इलो, और एक लड़ा गया था बैटल ऑफ फ्रीडलैंड। दोनों ही युद्ध 1807 में लड़े गए थे, और ये जो लड़े गए थे वो रसिया के खिलाफ लड़े गए थे। दोनों ही युद्धों में नेपोलियन ने रूस को पराजित किया, और रूस एक संधि करने के लिए बाध्य हो गया, और वो संधि थी ट्रीटी ऑफ टिलसिट। 1807 में एक संधि हुई, और वो संधि थी टिलसिट की संधि। तो अब एक यूरोप का बहुत बड़ा देश रूस नेपोलियन का मित्र बन चुका था। जो व्यवस्थाएं नेपोलियन ने की थी यूरोप में, उन सबको स्वीकार कर चुका था, और महाद्वीपीय व्यवस्था यानी कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंग्लैंड के अगेंस्ट जो खड़ा किया था या जो अपनाई थी नेपोलियन ने, उस व्यवस्था को रूस अपना लेता है। और टिलसिट की संधि नेपोलियन का चरम काल मानी जाती है। अब यदि बात करें इस कोलिशन की, हम बात करते हैं, तो इस कोलिशन के बड़े बड़े देशों के साथ में यानी ऑस्ट्रिया, रसिया के खिलाफ नेपोलियन कार्रवाई कर चुका है, और इंग्लैंड के खिलाफ एक पॉलिसी अपनाता है, वो कॉन्टिनेंटल पॉलिसी यानी महाद्वीपीय व्यवस्था। लेकिन इससे पहले एक और क्षेत्र के साथ भी वो युद्ध करता है, और वो क्षेत्र था परसा। अब परसा हालांकि इस गठबंधन में शामिल नहीं था, लेकिन नेपोलियन क्यों परसा के साथ में युद्ध करता है, या परसा क्यों वापस नेपोलियन के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि नेपोलियन ने यहां पर 16 जर्मन रियासतों को मिलाकर राइन संघ की स्थापना की थी, और परसा खुद जर्मनी की सबसे बड़ी और ताकतवर रियासत थी। और परसा ये चाहती थी कि परसा ये चाहती थी कि जर्मनी की इन रियासतों को मिलाकर एक मजबूत देश का निर्माण परसा के नेतृत्व में हो। लेकिन जैसे ही नेपोलियन ने राइन संघ की स्थापना की, उसी के साथ में परसा नेपोलियन यानी फ्रांस से नाराज हुआ, और परसा ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसलिए अब परसा के खिलाफ जो युद्ध लड़े गए, वो युद्ध थे, 2 युद्ध लड़े गए थे बेसिकली। बैटल ऑफ जेना एंड आवर स्टेट। (1806) में दोनों युद्ध लड़े गए थे। इन दोनों ही युद्धों में परसा बुरी तरह से पराजित हुआ, और परसा के पराजित होने के कारण परसा की जो एक सैनिक परंपरा हुआ करती थी, गौरवशाली जो सैनिक परंपरा हुआ करती थी, वो अब धूल में मिल चुकी थी, क्योंकि परसा की सैनिक शक्ति को आधी कर दी गई थी नेपोलियन के द्वारा। इसके अलावा नेपोलियन ने बहुत बड़ी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में परसा से मांगी थी, और जब तक ये कंपनसेशन जो है कंप्लीट नहीं कर दिया जाता, यानी ये जो राशि जो है क्षतिपूर्ति की, वो फ्रांस को नहीं दे दी जाती है, तब तक फ्रांस की सेनाएं परसा में रहेगी। कुल मिला के परसा को भी बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो थर्ड कोलिशन की एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि थर्ड कोलिशन में परसा शामिल नहीं था। बड़े देश जो थे वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रशिया थे। ऑस्ट्रिया को पराजित कर ही दिया था उसने, रशिया को 2 युद्धों में पराजित किया। लेकिन परसा क्यों नाराज हुआ? क्योंकि जर्मन रियासतों का एकीकरण, 16 जर्मन रियासतों को एक करके एक अलग संघ बना दिया था, और परसा खुद अपने नेतृत्व में इन रियासतों पर आधिपत्य करना चाहता था। इसलिए परसा नाराज हुआ, और 1806 में 2 युद्धों में वो पराजित हो गया। एक जेना और एक आवर स्टेट का जो युद्ध थे, इन दोनों में पराजित होता है।
और बैटल ऑफ इलो और बैटल ऑफ फ्रीडलैंड में, इन दोनों युद्धों में रूस को पराजित करने के बाद में, ट्रीटी ऑफ टिलसिट करने के बाद में, नेपोलियन रूस को अपना मित्र बनाता है और यह समय उसका चरम काल माना जाता है। तो इस कोलिशन की बात करें तो इस कोलिशन में इन सारे देशों की बात हम कर चुके हैं, और एक देश के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि नेपोलियन इंग्लैंड के खिलाफ जो पॉलिसी अपनाएगा, डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा बल्कि उसे कमजोर करने का प्रयास करेगा। इसे कमजोर करने के लिए नेपोलियन ने जो पॉलिसी अपनाई थी, उस पॉलिसी को बोला गया था कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। और कॉन्टिनेंटल पॉलिसी का मतलब है महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन एक बात को समझता था कि नेपोलियन कहा भी करता था कि इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड एक दुकानदारों का देश है, मतलब इनके व्यापार को बंद कर दिया जाए तो इंग्लैंड कमजोर हो जाएगा, वो अपने आप फ्रांस के अधीनता में आ जाएगा। हम लोग यदि बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय ऐसी ही बातें कहीं ना कहीं गांधी जी करते हैं। गांधी जी, या उससे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारे यहां पर स्वराज्य आंदोलन चलता है या स्वदेशी आंदोलन भी चलता है। उस समय यह कहा जाता है कि हमें हमारी भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना है, ब्रिटिश वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। वो इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि इंग्लैंड के सबसे बड़े हित अगर भारत में थे तो उसका व्यापार था। अगर इंग्लैंड के साथ में किसी प्रकार की वस्तुओं का लेन देन नहीं किया जाएगा तो इंग्लैंड भारत छोड़कर चला जाएगा। इस बात को गांधी जी भी समझते थे। ऐसी ही पॉलिसी नेपोलियन यहां अपनाता है, या हम ये कह सकते हैं इन घटनाओं से पहले, बहुत पहले नेपोलियन इस पॉलिसी पे चल रहा है। और नेपोलियन ने इंग्लैंड के व्यापार को बंद करने के लिए इस पॉलिसी को अपनाया ताकि इंग्लैंड व्यापारिक रूप से कमजोर हो जाए। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि यह एक औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी युद्ध था, जो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लड़ा जा रहा था, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने के लिए काम किया जा रहा था। तो जेना और आवर्स्टेड के युद्धों में जीतने के बाद में नेपोलियन 1806 में, नवंबर 1806 में बर्लिन पहुंचा, और बर्लिन से जो आदेश निकाले जिन्हें कहा गया डिक्री ऑफ बर्लिन। बर्लिन आदेशों में नेपोलियन ने क्या कहा? सीधी सी दो लाइन आपने को याद रखनी है कि कोई भी यूरोपीय देश इंग्लैंड को ना कोई वस्तु देगा ना कोई वस्तु लेगा। यानी कुल मिला के यदि कोई भी देश इंग्लैंड के साथ में व्यापार करता है तो उसके ऊपर नेपोलियन आक्रमण करेगा। इसलिए कोई भी देश इंग्लैंड के साथ में किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा। ब्रिटिश जहाज यूरोप के तटों पर यदि आते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाए माल सहित, ये वाली घोषणा यहां कर दी गई थी। तो एक काम यहां पर यह हुआ, यानी बर्लिन के आदेशों के द्वारा यूरोप में इंग्लैंड के जहाजों को रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद में दूसरे आदेश नेपोलियन ने और निकाले, जिनको बोला गया था डिक्री ऑफ वारसा 1807 में। इसमें नेपोलियन ने स्पष्ट किया कि परसा और हनोवर, जो कि जर्मनी में है, यहां के बंदरगाहों से भी जो व्यापार होता है इंग्लैंड का, उसके ऊपर भी नेपोलियन ने प्रतिबंध लगा दिया। तो 1806 और 7 में नेपोलियन ने दो आदेश निकाले, एक बर्लिन के आदेश और एक वारसा के आदेश। इनके प्रत्युत्तर में, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके व्यापार को बंद करने की बात की जा रही है, इसलिए इंग्लैंड ने भी इसका प्रत्युत्तर दिया। और इंग्लैंड ने जो आदेश निकाले थे उन आदेशों को बोला गया था ऑर्डर्स इन काउंसिल, यानी परिषद के आदेश। इंग्लैंड ने साफ साफ कर दिया कि जो भी फ्रांस के मित्र राष्ट्र हैं वो इंग्लैंड के प्रभाव क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं समुद्र में, तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।
और दूसरा, जो भी तटस्थ देश है, न्यूट्रल कंट्रीज है, न्यूट्रल स्टेट्स जो है, जो ना फ्रांस के फेवर में है, जो ना इंग्लैंड के फेवर में है, यदि वो यूरोप आते हैं तो पहले उन जहाजों को इंग्लैंड के तटों पर आने के बाद में यूरोप के अन्य देशों में वो जाएंगे, यानी इंग्लैंड से होकर गुजरना होगा। ये आदेश निकाल दिए गए इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड के इन आदेशों के बाद में नेपोलियन ने एक बार फिर से अगले ऑर्डर निकाले, जिन्हें बोला गया था डिक्री ऑफ मिलान। ये भी 1807 में निकाले गए थे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोई भी तटस्थ देशों का जहाज यदि इंग्लैंड से होते हुए आता है तो उसे माल सहित जब्त कर लिया जाए। वो जो ऑर्डर थे, वो जो आदेश थे, वो निकाले उसने, उनकी घोषणा की उसने मिलान से। और उसके बाद में जब तस्करी बढ़ती गई, वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो ब्रिटिश वस्तुएं तस्करी के रूप में यूरोप में पहुंच रही थी। इन वस्तुओं को रोकने के लिए नेपोलियन ने एक और आदेश दिए, जिन्हें कहा गया था फोंटेनब्लू। और ये निकाले थे उसने 1810 में। इन आदेशों में नेपोलियन ने स्पष्ट किया कि कोई भी देश या कोई भी इंग्लैंड की वस्तुएं यूरोपीय बंदरगाहों पर पाई जाती है या देशों में पाई जाती है तो उन्हें जला दिया जाए। कुल मिला के इंग्लैंड के व्यापार को खत्म करने के लिए नेपोलियन ने जो व्यवस्था अपनाई थी उसे नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था या कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा गया। या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का इकोनॉमिक वॉरफेयर था, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में था। तो अब ये पॉलिसी बड़ी अच्छी थी नेपोलियन की, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। बहुत अच्छी सोच के साथ में नेपोलियन ने इसको अपनाया था। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि ये प्रैक्टिकल नहीं थी इस समय, क्योंकि नेपोलियन ब्रिटिश की कोई भी वस्तुएं खरीदने के फेवर में नहीं है, कोई भी देश नहीं खरीदे। तो अब देशों को कोई ना कोई वस्तुएं तो चाहिए थी, क्योंकि इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और इंग्लैंड इस समय तक औद्योगिक रूप से बड़ा सुदृढ़ बन चुका था। उसका प्रोडक्शन भी खूब था और क्वालिटी भी अच्छी थी, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी के मामले में इंग्लैंड बड़ा आगे था। उसकी चीजें सस्ती होती थी और क्वालिटी अच्छी होती थी। लेकिन फ्रांस इस समय तक औद्योगिक मामलों में इतना आगे नहीं था। ना फ्रांस में बनी चीजों की क्वालिटी अच्छी थी और ना ही इतनी क्वांटिटी में उत्पादन कर पा रहा था और ना ही इतनी सस्ती होती थी। इसलिए कई देश जो थे वो नेपोलियन की इस व्यवस्था के खिलाफ हो गए। अब नेपोलियन इन देशों के विरुद्ध आक्रमण करने लग गया और नेपोलियन युद्धों में फंसता चला गया। इसके कारण इसकी यह व्यवस्था उसी के लिए आत्मघाती साबित हुई। न केवल शत्रु देश बल्कि उसके मित्र देश भी नेपोलियन की इस व्यवस्था के खिलाफ हो गए और नेपोलियन की शक्ति यानी फ्रांस की शक्ति कमजोर पड़ती गई। इस व्यवस्था के असफल होने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि इंग्लैंड इस समय नेवी के मामले में बहुत ताकतवर था, यानी इंग्लैंड बहुत ताकतवर देश था, जबकि फ्रांस समुद्र की ताकत की बात करें, सामुद्रिक शक्ति की बात करें तो इतना ताकतवर देश फ्रांस नहीं था। इसलिए समुद्रों में निगरानी करना फ्रांस के लिए इतना आसान नहीं था जितना इंग्लैंड के लिए था। इसके अलावा लगातार युद्ध लड़ते रहने के कारण फ्रांस की शक्ति कमजोर पड़ती जाती है और अंत में नेपोलियन का पतन भी होता है। तो कॉन्टिनेंटल पॉलिसी के बाद में और कौन कौन से युद्ध नेपोलियन के द्वारा लड़े गए और किस प्रकार से नेपोलियन का पतन हुआ, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।